वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद। वज़ीर-ए-आज़म कराची में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अहम मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक एक्सचेंज और आगा खान अस्पताल का दौरा, ताजरों से मुलाकात भी शेड्यूल है। वज़ीर-ए-आज़म कराची पोर्ट पर कस्टम के नए निज़ाम का इफ्तिताह भी करेंगे। जी हाँ, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच चुके हैं। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात हासिल कर लेंगे। खुर्शीद रहमानी हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। खुर्शीद, बताइएगा आज क्या मसरूफियात होंगी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की? पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। कराची पहुंचने के बाद जो है वो वज़ीर आला सिंध शेख मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान किशोरी ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल किया, फूलों का गुलदस्ता दिया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज कराची के अंदर मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म कराची पोर्ट ट्रस्ट पर कायम साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा करेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म कराची पोर्ट ट्रस्ट में FDR कस्टम क्लियरेंस में खुद का निज़ाम का इफ्तिताह भी करेंगे। इस निज़ाम का मकसद कस्टम क्लियरेंस में शफाफियत और क्लियरेंस के दौरान में कमी लाना है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इससे कबल जो दौरा किया था उसमें खुदकार तरतीब के निज़ाम की हिदायत जारी की थी। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे। इसके अलावा आगा खान यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे, वहाँ पर क्लिनिकल लैब का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सियासी मसरूफियत में एमकेएम पाकिस्तान के वक्त की मुलाकात होगी, जिसमें डॉक्टर खालिद ज़ुल्फ़ी एमकेएम के वक्त की क़यादत करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग फंक्शनल के लोगों की मुलाकात करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में सूबे में मुस्लिम लीग नून की नई तंज़ीम साज़ी के हवाले से भी गौर व ग़ौज़ किया जाएगा। जैसे कब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज गवर्नर सिंह मोहम्मद कामरान खान किशोरी से और वज़ीर आला सिंध से अलग अलग मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात के अंदर जो है वो सिंध के तरक्याती मनसूबे में जो है वो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर और सिंध के दीगर शहरों में जो तरक्याती मनसूबे जारी हैं, खसूसन जो टेक और मनसूबा है जो जारी है, उस पर भी गुफ्तगू की जाएगी, जिसमें वज़ीर आला सिंध शेख मुराद अली शाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को तफसीली जो है वो ब्रीफिंग देंगे। गवर्नर सिंध से भी अलग मुलाकात है। गवर्नर सिंह की मुलाकात के अंदर भी अब जो सूबों में दरमियान बाहिनी रवादारी के हवाले से भी ख़ुसूसी तौर पर जो गुफ्तगू की जाएगी इस हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद रहमानी। बात हो रही है अहम दौरे की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कराची आमद है। छोटे ताजरों ने मसाइल के अंबार लगा दिए। मुलाकात के लिए ना बुलाने पर शजील गोपलानी नाराज़ हो गए, एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। कहा वज़ीर-ए-आज़म छोटे ताजरों से मिलेंगे तो हक़ाइक़ सामने रखेंगे। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं काविश मेमन से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा कर रहे हैं। इस हवाले से मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे, बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे, स्टॉक मार्केट भी जाएंगे। इस हवाले से हम देख रहे हैं शहर में बेशुमार मसाइल है। यकीनन सूबाई हुकूमत उस पर काम भी कर रही है, लेकिन ताजिर बरादरी के हमेशा से कंसर्न्स रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं, क्या उनसे शिकवे शिकायतें? मेरे साथ शर्जील कोपलानी मौजूद है। शर्जील साहब, बताइएगा, मसाइल बेशुमार है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से और इंफ्रास्ट्रक्चर और शहर का, क्या तजावीज़ रखेंगे प्राइम मिनिस्टर के सामने? कराची की जो माशी शहर है पूरे पाकिस्तान की, जिसको चलाती है छोटी ताजिर बरादरी, स्मॉल ट्रेडर्स जिसको कहा जाता है, SMEs जिसको कहा जाता है, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेटर। लेकिन मसला ये है कि यहाँ एंटरप्रेन्योर तो यहाँ पे जो जिनसे मिलना चाहिए ये उनसे तो मुलाकात करते नहीं है। ये उन्हीं अशराफिया से मिलेंगे जो पिछले चंद दहाइयों से इस मुल्क की मैशियत को खा रहे हैं। 2% वही अशराफिया हैं जिन्होंने इस मुल्क की माशी जो हालत है वो अबतर की है। आप देखें ना, ये वही बड़े लोगों से मुलाकात होगी, एक फ़ोटो सेशन होगा और वज़ीर-ए-आज़म चले जाएंगे। अगर इनको इस शहर के मसाइल हल करने से कोई दिलचस्पी होती, जितने भी वज़ीर-ए-आज़म आए हैं, कोई 11 अरब का ऐलान करता है, कोई 10 अरब की बात करता है, कोई 10 रुपये की बात करता है, लेकिन देता कोई भी नहीं है कराची। वो सिर्फ कराची को लूटने के लिए आते हैं और जो बात करते हैं ये कि भाई कोई बाहर से आके लोग यहाँ लूटते थे। अरे इस शहर को तो, इस मुल्क को लूटने वाले इस मुल्क के अंदर ही लोग बैठे हुए हैं। हम तो हमें होना तो ये चाहिए था कि आज अगर हमें पहले पता चल जाता तो हम जो एहतजाज है वो आज हम रिकॉर्ड करा दें। और हम कोशिश करेंगे, शॉर्ट टाइम है इसमें, हम कोशिश करेंगे कि लोगों को जमा करके, हो सकता है कि चंद घंटों के अंदर हम अपना जो है एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराएं वज़ीर-ए-आज़म से, क्योंकि वो हमारी आवाज़ तो सुनते नहीं हैं, लेकिन शायद की आवाज़ सुनने पे वो मजबूर हो जाएं। शर्जील कोपलानी मेरे साथ मौजूद थे। शिकवे शिकायत उन्होंने ज़रूर रखे हैं। कहते हैं कि छोटे ताजरों को एक बार फिर नज़रअंदाज किया गया है। कहते हैं कि शहर में बेशुमार मसाइल हैं, अगर स्टेक होल्डर से मुलाकात की जाती तो वो इन मसाइल को प्राइम मिनिस्टर के सामने रखते हैं। जी। और शाबाश सिंध हुकूमत, शाबाश शर्जील इनाम मेमन। बेरोज़गार नौजवानों के लिए अच्छी खबर है। बेरोज़गार नौजवानों को आसान इक़्तिसाद पर EV टैक्सी मिलेगी। सिंध हुकूमत का बेरोज़गार नौजवानों को जल्द EV टैक्सी फराहम करने का फैसला।
शजील इनाम मेमन बेरोजगार अफराद को आसानी के साथ पर टैक्सियाँ फराहम करने के ख्वाहां। कराची में ईवी टैक्सी असम्बल करने वाली कंपनी के हुकाम की शजील इनाम मेमन से मुलाकात हुई है। इसी पर तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे आजीज़ जमाली से। बताइएगा आजीज़। जी देखिए, ये सूबा सिंध के बेरोज़गार नौजवानों के लिए एक बड़ी ख़बर है कि उनको अब ईवी टैक्सी चलाने के लिए कर्ज़ों पर दिए जाएंगे। ये फ़ैसला हुआ है सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत एक इजलास में, जिसमें ईवी टैक्सी बनाने वाली कंपनी के ज़िम्मेदार भी शरीक थे, महकमा ट्रांसपोर्ट के भी ज़िम्मेदार शरीक थे। फ़ैसला ये हुआ है कि मुख्तलिफ़ बैंकों से रब्ता किया जाएगा और बैंकों के ज़रिए नौजवानों को कर्ज़े दिए जाएंगे और उन कर्ज़ों पर जो है ईवी टैक्सियाँ जो इलेक्ट्रॉनिक टैक्सीज़ हैं वो चूँकि सिंध गवर्नमेंट ला रही है, इजलास को बताया गया, तो वो ताकि बेरोज़गार नौजवानों के लिए एक बेहतर अमल हो सके। तो ये भी फ़ैसला हुआ है। इस मौके पे सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन का ये कहना था कि सिंध हुकूमत ईवी टैक्सी तो ला रही है, लेकिन इसमें हमने एक ये भी फ़ैसला किया है कि कम अज़ कम जो बेरोज़गार नौजवान हैं, जिनको सरकारी मुलाजमतें नहीं मिल रही, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको ईवी टैक्सीज़ के ज़रिए रोज़गार फ़राहम किया जाए। तो इसलिए एक कमेटी तश्कील दी गई है जो मुख्तलिफ़ बैंक से बात करेगी और बैंकों के ज़रिए सिंध हुकूमत की ज़मानत पर नौजवानों को कर्ज़े दिए जाएंगे, फिर वो कर्ज़े किस्तों में उन्हीं नौजवानों से वसूल किए जाएंगे। ये फ़ैसला हुआ है इजलास में। जी ठीक है आजीज़, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कोरंगी कॉजवे से शाह फैसल तक मलीर एक्सप्रेसवे का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। मलीर एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर का ट्रैक हफ्ते के रोज़ आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से ही। आजिज़ बताइएगा। आज हमारे साथ ही मौजूद होंगे। कोरंगी कॉजवे पर शाह फैसल तक मलीर एक्सप्रेसवे का पहला मरहला मुकम्मल। मलीर एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर का ट्रैक हफ्ते के रोज़ आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। अब बात करेंगे आजिज़ हमारी से। इस वक्त मलीर एक्सप्रेसवे पर ही वो मौजूद हैं। बताइएगा आजिज़, खुलने जा रहा है मलीर एक्सप्रेसवे आवाम के लिए? जी हाँ, इस वक्त हम मलीर एक्सप्रेसवे के शाह फैसल इंटरचेंज पर मौजूद हैं। कोरंगी काजवे से लेके शाह फैसल तक ये एक्सप्रेसवे मुकम्मल हो चुका है। इसका हफ्ते के रोज़ इफ्तिताह जो है वो मुतवक्का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इसका इफ्तिताह करेंगे या दूसरी सूरत में फिर वज़ीर आला सिंध इफ्तिताह करेंगे। 19 किलोमीटर का ये इंटरचेंज जो है शाह फैसल 19 किलोमीटर का रोड जो है वो मुकम्मल हो चुका है कोरंगी काजवे से शाह फैसल तक। अब इसमें एक मसला कोरंगी काजवे से जाम सादिक बिरच और फिर बंदरगाह तक रोड है, वो भी बन रहा है। शाह फैसल से कायदाबाद तक रोड मुकम्मल है, लेकिन कायदाबाद के ऊपर रेलवे के ऊपर एक फ्लाईओवर बन रहा है, जिसकी वजह से उसको 2 माह की मोहलत दी गई है कि कायदाबाद इंटरचेंज को 2 माह में मुकम्मल किया जाए। ये मलीर एक्सप्रेसवे एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है कराची के लिए। ये 2026 में मुकम्मल होना है, यानी मोटरवे M9 से इसको लिंक किया जाएगा। जब ये मोटरवे M9 से लिंक हो गया, आप समझें कि कराची के शहरियों के लिए बड़ा सुकून हो गया। कम अज़ कम 2 घंटे बच जाएंगे, यानी वो शहरी जो आउट ऑफ स्टेशन जाना चाह रहे हैं, कराची से बाहर जाना चाह रहे हैं मोटरवे के ज़रिए, उनको शहर के बीच से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको बाहर ही बाहर मलीर एक्सप्रेसवे से निकलकर मोटरवे पर पहुंचना पड़ेगा। लेकिन इसको काठोड़ तक जाना है, जिसको अभी वक्त लगेगा। अलबत्ता ये पहला फ़ेज़ जो है ये मुकम्मल हो चुका है, जिसके इफ्तिताह की तैयारियां हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पुलिस की गश्त भी हो रही है। आज मैंने पुलिस मोबाइलें भी देखी हैं इस मोटरवे पे। अलबत्ता ये जो दोनों अतराफ से दीवार बनी हुई है उसकी कहीं कहीं मरम्मती काम जारी है। टूल प्लाजाज बन गए हैं। टूल प्लाज़ा जो है इसका 100 रुपया छोटी गाड़ी यानी कार वगैरह के लिए मुकर्रर किया गया है, 200 रुपये बड़ी गाड़ी यानी बस ट्रक वगैरह के लिए मुकर्रर। इसमें मोटरवे की एक खूबी ये भी होगी इस हाईवे की, मलीर एक्सप्रेस वे की, कि इस पर हेवी ट्रैफिक, चूँकि कराची में बंदरगाह से शहर तक जाने के लिए हेवी ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा मसला होता है। घंटों तक ट्रैफिक जाम रहता है।
तो अब हेवी ट्रैफिक को यहाँ से गुजारा जाएगा, जो बराह रास्त कायदाबाद से निकलकर मोटरवे तक पहुँच जाएगा। तो बहरहाल ये 2026 में जब मुकम्मल होगा तो आप समझें कि एक बहुत बड़ा इनकलाब आ चुका होगा कराची में एक्सप्रेस वे के हवाले से। लियारी एक्सप्रेस वे पहले से बना हुआ है, जिसको बने हुए भी 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। लियारी एक्सप्रेस वे के बाद ये बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे होगा, जो सिंध हुकूमत ने अपने इंतज़ामात के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किया है। इसका पहला फेज़ मुकम्मल हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सेहत के मैदान से खबर शामिल करें। NICH में सहूलियात का फुकदान, 3 में से 2 लिफ्टें खराब है, मरीज ख्वार हो गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर और बच्चों को बालाई मंजिलों पर पहुंचाना मुश्किल हो गया। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे इब्राहिम रिंज से। बताएगा इब्राहिम, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है मरीजों को? इब्राहिम हमारे साथ ही मौजूद होंगे। NICH में सहूलियात का फुकदान है, 3 में से 2 लिफ्टें ख़राब हैं और इस वक्त मरीज़ ख्वार हो रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर और बच्चों को बलाई मंजिलों पर पहुंचाना मुश्किल हो गया है। NICH में सहूलियात का फुकदान है, मरीज़ों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लिफ्टें ख़राब होने से मरीज़, बच्चे और वालिदैन भी परेशान हो चुके हैं। कौमी इदारे सेहत बराए इत्फाल की 3 में से 2 लिफ्टें इस वक्त ख़राब हो गई हैं। एक ही लिफ्ट से नौज़ायदा बच्चों और सामान को भी ले जाया जा रहा है। लिफ्टें खराब होने से मरीज, बच्चे और वालिदैन भी परेशान हैं। एक ही लिफ्ट से नौज़ायदा बच्चों और सामान को बालाई मंजिलों पर पहुंचाने का सिलसिला जारी है। ऑक्सीजन सिलेंडर समेत बच्चों को बालाई मंजिलों पर पहुंचाना मुश्किल हो गया है। इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, बताइएगा, 2 लिफ्टें खराब हैं, 3 में से किस तरह मामला चलाए जा रहे हैं NICH में? बिल्कुल इंतहाई अफसोस की बात है और बहुत मुश्किल हो रहा है वालिदैन को और बच्चों को भलाई मंजिल पर पहुंचाने के लिए। NICH अस्पताल है, बच्चों की बीमारी का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसकी 3 लिफ्टें हैं, जिसमें से 2 खराब है और उन दोनों के दरवाजे भी टूटे हुए हैं और वहाँ पे इंतजामिया जो इस हवाले से तवज्जो देने को तैयार नहीं है। वालिदैन अपने छोटे नौज़ायदा बच्चे और जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर आने वाले बच्चे हैं, उनको पहली मंजिल से लेके 6ठी मंजिल तक लेकर मुख्तलिफ 6ठी मंजिल की जो मराइल हैं, जिसमें 4ठी, 5वीं और 6ठी मंजिल है, वहाँ पर लेके जाने के लिए शदीद मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। और इस दौरान जो है ऐसे भी बच्चे हैं जिनको जो कि नौज़ायदा हैं, उनको गैस सिलेंडर समेत भी है ऊपर पहुंचाने के लिए जो वो मुश्किलात हो रही है। इस हवाले से अस्पताल का अमला और जो सामान है वो भी इसी तरह जा रहा है, वालिदैन और बच्चे भी इसी तरह जा रहे हैं। एक ही लिफ्ट सिर्फ इस्तेमाल हो रही है और उस पर भी रश लग जाता है बाज़ों का, तो उनको ऊपर पहुंचाने में और नीचे उतारने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से अस्पताल की इंतजामिया बेबस हो चुकी है। इंतजामिया का कहना है कि ये जो लिफ्टें हैं कई बर्स पुरानी है और ये नई लिफ्टें लगाई जाएंगी, लेकिन फिलहाल जो एक लिफ्ट को चलाया जा रहा है और वो भी चंद घंटे के बाद उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि एक ही लिफ्ट मुसलसल चल नहीं सकती। इस वजह से जो वालिदैन है वो शदीद परेशान है। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके हाथों पे या पाँव पर या सर पर भी कनोला लगा हुआ, तो उनको पहुंचाने में वालिदैन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस हवाले से काफ़ी देर तक वो अपनी बारी का भी इंतजार करते रहते हैं कि उनको बालाई मंजिल पर पहुंचना है। ICU है, यहाँ पर बंस वार्ड है और दीगर अहम शोबाजात भी अस्पताल के पहली से लेकर 6 मंजिल तक वो मुख्तलिफ शोबाजात कायम है। इस हवाले से अस्पताल की इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर लिफ्टों, जो खराब लिफ्टें हैं उसकी फौरी तौर पर मरम्मत कराई जाए और जो ठीक चल रही है उसको भी कम से कम 24 घंटे चलाया जाए, ताकि जो मरीज है वो सफर ना कर सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ठंड ने दर्जन से जायद अफराद की जान ले ली। कराची में ठंड से 13 अफराद जान की बाजी हार गए। नाकाबिले शनाख्त 13 अफराद की लाशें मुख्तलिफ मकामात से मिली। रेस्क्यू इदारे छिपा वेलफेयर ने अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मेराज अख्तर से, अपडेट कीजिएगा। देखिए बिल्कुल छिपा फाउंडेशन की जानिब से आदाद शुमार जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक जो है वो कराची में जो भी हालिया जो कभी सर्दी की लहर थी, इस लहर में सर्दी के बढ़ने के बाद जो है 13 अफराद जो है वो इसमें दिसंबर से लेकर अब तक जो है तकरीबन आज 8 दिन हो चुके हैं जनवरी के। तो इसमें 13 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं, जिनको जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मकामात से जो है वो उठाया गया, जिनकी शनाख्त नहीं हो पाई है। इनमें से कुछ की जो है तस्लीम कर दी गई है और जो है कुछ के जो मैयतें हैं वो सर्द खाने में लावारिस रखी हुई हैं और उनकी तलाश का अमल जारी है। उनकी मतलब उनकी जो
शनाख्त है उसके हवाले से जो मालूमात की जा रही है। और उसके साथ साथ जो आदादी शुमार में उन्होंने ये भी बताया है कि दिसंबर से लेकर अब तक 43 यानी कि 45 नशे के ऐसे आदि अफराद हैं जो कि सर्दी लगने से जो है वो जाँ बहक हुए। नशे के आदि अफराद को भी जो है वो छिपा एम्बुलेंस के जरिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों से उठाया गया और उसके बाद उनको मुर्दा खाने शिफ्ट किया गया, जहाँ से फिर बेशतर की जो है तस्लीम कर दी गई है। ये आज़ाद शुमार जारी किए गए हैं छिपा वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से, और उनका ये कहना है कि इस सर्दी में जो है नशे के आदि अफराद हैं उनकी अमवात में वैसे भी इजाफा हो जाता है। और साथ साथ छिपा फाउंडेशन की जानिब से एक अपील भी की गई है कि सर्दी के इस मौसम में उन गरीब लोगों का जो है वो मुखैर हजरात ख्याल रखें जो लोग फुटपाथों पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बताइएगा मिराज के क्या तमाम लाशें जो है वो मर्द हजरात की ही हैं? साथ साथ ये बताइएगा, यही ख्याल किया जा रहा है कि ये 13 की 13 लाशें नशे के आदि अफराद की हैं? ये 13 अफराद में से एक खातून है जी, और जो है 12 इसमें मर्द हजरात हैं शामिल। लेकिन जो हमें जो छिपा फाउंडेशन की जानिब से इतलात मौसूल हुई है और जो उनका कहना है उसमें बता रहे हैं इनमें से ज़्यादातर लोग जो है नशे के आदी हैं जो कि फुटपाथों पर ज़िंदगी गुजार रहे थे, जो कि अमूमन कराची की शाहराहों पर आपको रात के जो है वो फुटपाथों पर नशे के आदि अफराद सोते हुए भी नजर आ जाते हैं, वहाँ बैठे हुए भी नजर आते हैं, नशे करते हुए भी नजर आते हैं। तो ये लोग उन्हीं में से हैं और इनमें से लोगों की शनाख्त भी नहीं है, इनके पीछे भी कोई नहीं आया। बहुत सारी मैयतों को सब खाने में लाया गया था, मुख्तलिफ पॉइंट से उठाने के बाद अस्पताल लेके गए, अस्पताल में सब खाने में रखा और उसके बाद जब इनकी शनाख्त नहीं हुई थी कुछ टाइम बाद इनको जो है वो इनकी छिपा कब्रिस्तान में जो है तस्लीम कर दी गई थी। अब भी कुछ मैयतें जो ऐसी हैं जो कि सरखाने में मौजूद हैं और जिनका वेट किया जा रहा है कि इनकी शनाख्त हो जाए तो इनके बच्चों से रब्ता किया जाए, लेकिन ये तमाम ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। कराची में सर्दी का राज बरकरार है, पारा 7 डिग्री तक आ गया है। शहर में सर्दी की हालिया लहर कब तक बरकरार रहेगी, दर्जा हरारत में कितनी कमी आएगी, जानते हैं हमारे नुमाइंदा अक्सर शेख से जो इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, शहर कायद के मौसम की बात की जाए तो शहर कायद का मौसम सर्द और खुश्क है। इसी के साथ जो डिग्री है, जो दर्जा हरारत है वो भी सिंगल डिजिट पर चला गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज। हम इनसे जानते हैं कि सर्दी की जो ये हालिया लहर चल रही है ये कब तक बरकरार रहेगी। जी देखिए, जो पिछले 2 दिन से कराची का टेम्परेचर 8 और किसी जगह पर 6.2, 6.5 इस रेंज में, यानी 6 से 8 यूजुअली तमाम ही जगहों पर इतना रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस कल भी मज़ीद मतलब इसी तरह से रहेगा टेम्परेचर और परसों से फिर इम्कान है कि कोई थोड़ा सा बढ़ सकता है, यानी 2 से कहीं 2 डिग्री कहीं 3 डिग्री बढ़ सकता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो एक वेस्टर्ली वेव अप्रोच करेगी बलूचिस्तान, ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल होगी, तो ज़ाहिर है जब वेस्टर्ली वेव आती है तो उसकी सर्कुलेशन हवाओं किस तरह से होती है कि कोल्ड एयर थोड़ी सी ब्लॉक हो जाती है, रिसीड हो जाती है या रिट्रीट हो जाती है पीछे। तो उस बुनियाद पर मतलब ये कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ सकता है, यानी अभी 8 चल रहा है कराची का पिछले 2 दिन से, कहीं पर 6 है, कहीं पर 7 है, कहीं पर 8 है, लेकिन ये थोड़ा सा बढ़कर 11 या 12 तक तो नहीं, 10-11 इस तक जा सकता है। यानी कि 12 जनवरी से दोबारा से सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी। जी बिल्कुल, 11 से या 12 से कह सकते हैं, दोबारा से बढ़ सकती है इसी रेंज में, यानी ये 8 से 9, 8-9 इसी रेंज में, फिर 8 से 10 कहीं पर 8 से 9 इस रेंज में टेम्परेचर रहेगा जब तक कि अगली कोई वेव इस तरह की वेस्टर्ली नहीं आ जाती, यानी कोई कह लें आपके कोई जनवरी के दूसरे अशरे के आखिर तक 18-20 जनवरी तक फिर यही ट्रेंड रहेगा। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि वैसे तो कराची के अंदर सर्दी बहुत ही कम आती है, आपके सामने कि गर्मी कितनी थी, तो सर्दी बामुश्किल से आई है, तो ये कब तक बरकरार रहेगी? देखिए, कराची में जनवरी के एंड तक तो रहती है अमूमन, और कभी अच्छा चंद साल पहले हुआ था जैसे कि फरवरी के मिड तक गई थी इसी तरह से, तो फरवरी के पहले हफ्ते तक तो अमूमन यूजुअली रहती है। तो इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेशन यही है कि फरवरी के पहले हफ्ते तक इसी तरह से थोड़े ब्रेक्स के साथ चलती रहेगी। बारिश का कोई इम्कान है? बारिश का नहीं है कोई इम्कान। देखिए, जो अगली वेव होगी ना, मेरे ख्याल में 22 या 23 को शायद कोई वेस्टर्ली वेव दोबारा आएगी, और उसमें बलूचिस्तान में और पंजाब भर में दिखाई देता है कि अगर कंडीशंस फेवरेबल रहती हैं इसी तरह जैसे कि इस वक्त हैं,
تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی جو ایکسٹینشن ہے کتنی کراچی تک اس پہ ہوتی ہے کہ نہیں، اس پہ کہنا کچھ قبل از وقت ہے، لیکن وہی ایک چانس یا امید ہو سکتی ہے اگر وہ اس کی ایکسٹینشن نیچے تک ہوتی ہے تو۔ جی بالکل، چیف میٹرولوجی سردار سرفراز ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کا یہ کہنا تھا کہ آئندہ ہفتے تک کراچی میں بارش کا تو کوئی امکان نہیں ہے، لیکن 12 جنوری سے سردی کی شدت دوبارہ بڑھنے کی توقع ہے۔ جی، کراچی ایئرپورٹ کے قریب اربوں کی زمین کی جعل سازی سے فروغ کا انکشاف۔ ریونیو افسران نے بلڈرز کو جعل سازی سے 4 ایکڑ زمین فروغ کی۔ محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے گھپلے کی تحقیقات جاری۔ 2 ماہ گزرنے کے باوجود بورڈ آف ریونیو کے اعلیٰ افسران نے اینٹی کرپشن کے خط کا جواب نہیں دیا۔ مزید جانیں گے خورشید رحمانی سے، بتائیے گا۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب اربوں روپے کی زمین کی جعل سازی فروخت کرنے کا انکشاف ہوا۔ اس حوالے سے ریونیو افسران نے بلڈرز کو جعل سازی سے 4 ایکڑ زمین فروخت کی۔ محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے مبینہ گھپلوں کی تحقیقات جاری ہے، جبکہ 2 ماہ گزرنے کے باوجود بورڈ آف ریونیو کے اعلیٰ افسران نے اینٹی کرپشن کا جواب نہیں دیا۔ اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ریونیو افسران نے مبینہ طور پر جعلی جو اندراج کر کے زمین کو بلڈر کو فروخت کیا، جبکہ محکمہ اینٹی کرپشن کے ساتھ بورڈ آف ریونیو تعاون نہیں کر رہا۔ تحقیقات اس کا شکار ہے کہ اینٹی کرپشن کی جانب سے اب تک بورڈ آف ریونیو کو آخری نوٹس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بورڈ آف ریونیو کے جواب نہ آنے پر اینٹی کرپشن چیف سیکرٹری سے کارروائی کی سفارش کرے گا، جبکہ الزام کے زد میں آنے والے اسسٹنٹ کمشنر مختار خان ٹھیکیدار کے خلاف سنگین جرم کی FIR درج بھی کی جا سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا خورشید رحمانی۔ سعودیہ اور عراق سمیت 7 ممالک سے 24 گھنٹے میں مزید 51 پاکستانی بے دخل کر دیے گئے۔ بے دخل پاکستانیوں کو مختلف پروازوں سے کراچی پہنچایا گیا۔ چین، سعودیہ اور دیگر ممالک کے مزید 30 مسافر کراچی ایئرپورٹ پر پروازوں سے آف لوڈ کر دیے گئے۔ اسی پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے، ہماری نمائندہ اقصیٰ شاہد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اقصیٰ، بتائیے گا کیا وجوہات ہیں؟ بالکل، چین، سعودی اور دیگر ممالک کے مزید 30 مسافر کراچی ایئرپورٹ پروازوں سے آف لوڈ ہو چکے ہیں۔ سعودیہ اور عراق سمیت 7 ممالک سے 24 گھنٹوں میں مزید 51 پاکستانیوں کو وہ بے دخل کر دیا گیا۔ امیگریشن ذرائع کے مطابق بے دخل پاکستانیوں کو مختلف پروازوں سے کراچی پہنچا دیا گیا ہے۔ بے دخل 2 شہری اصلی پاسپورٹ جبکہ 49 ایمرجنسی پیپرز پر وطن وہ واپسی پہنچے ہیں۔ سعودی عرب سے بے دخل 43 پاکستانیوں کو کراچی بھیج دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ بھی بتایا گیا کہ ایمرجنسی پاسپورٹ پر 14 پاکستانی عراق سے کراچی پہنچے ہیں۔ دبئی، عمان، زبانیہ، قطر اور UK سے 1 پاکستانی کو وہ بے دخل کیا گیا ہے، جبکہ اب آف لوڈ کیے گئے 11 مسافر بزنس اور وزٹ ویزا پر وہ چین اور ملیشیا جا رہے تھے۔ اس میں مختلف افرادوں کے وہ نام شامل ہیں، جس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایڈوانس ہوٹل بکنگ، اخراجات کی رقم نہ ہونے اور دیگر وجوہات کی بنا پر وہ آف لوڈ کیا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اقصیٰ شاہد آپ کا۔ محکمہ اسکول تعلیم میں میڈیکل بلوں کی مد میں بڑی بے ضابطگیوں کی تحقیقات تیز کر دی گئی ہیں۔ محکمہ خزانہ کے ضلعی افسران مافیا کے سہولت کار نکلے۔ کمیٹی نے محکمہ خزانہ کو خط ارسال کر کے تحقیقات کے لیے مدد حاصل کر لی۔ تفصیلات جانیں گے آزاد نہوڑیوں سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، محکمہ اسکول تعلیم میں مبینہ طور پر میڈیکل بلوں کی مسئلے میگا کرپشن اسکینڈل کی تحقیقاتی کمیٹی نے تحقیقات تیز کر دی ہے۔ اس حوالے سے محکمہ اسکول تعلیم کی تحقیقاتی کمیٹی، جس کے سربراہ اسپیشل سیکرٹری محکمہ برائے اسکول تعلیم ہے سید امداد علی شاہ، ان کی سربراہی میں 3 رکنی جو تحقیقاتی کمیٹی ہے اس نے باضابطہ طور پر ٹھٹا اور سجاول کے بعد میں دادو اور کمبر شناخت کوٹ میں مبینہ طور پر میڈیکل بلوں کی مد میں جیل سازی کا انکشاف کیا اور کہا ہے کہ 29 مبینہ طور پر میڈیکل ایسے کیسز ہیں، ان کی تحقیقات جاری، جس میں 8 بل جن کو جو بوگس قرار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک خط جو سیکرٹری محکمہ برائے خزانہ کو ارسال کیا ہے۔ خط میں شکوہ کیا ہے کہ محکمہ خزانہ کے جو ضلعی جو خزانہ افسران ہیں وہ محکمہ اسکول تعلیم کی تحقیقاتی کمیٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے محکمہ خزانہ جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرے، جس میں دادو، کمبر شناخت کوٹ، ٹھٹا اور سجاول کے جو خزانہ افسران شامل ہیں۔ اس حوالے سے تحقیقاتی کمیٹی نے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ محکمہ خزانہ کو ٹھٹا اور سجاول مبینہ طور پر جو کرپشن کی اس میں
جو افسران ملوث پائے گئے ان دونوں کو سرنڈر کیا گیا ہے، لیکن محکمہ خزانہ کے افسران نے ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا۔ ان کے خلاف نہ صرف کارروائی کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو محکمہ اسکول تعلیم جو تحقیقاتی کمیٹی ہے ان کو محکمہ خزانہ کے افسران مبینہ طور پر میڈیکل بلوں کی مد میں جلد سازی ہوئی ہے یا ان کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ فوری طور پر فراہم کریں۔ اس حوالے سے محکمہ اسکول تعلیم میں جو تحقیقاتی کمیٹی ہے انہوں نے محکمہ خزانہ سے بھی تحقیقات کے حوالے سے مدد حاصل کر لی ہے اور خط ارسال کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سندھ حکومت کا محکمہ جنگلات میں 17 گریڈ کے 7 افسران کی بھرتیاں کرنے کا فیصلہ بھرتیاں سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کی جائیں گی۔ تفصیلات آزاد نوریو سے حاصل کریں گے، بتائیے گا آزاد۔ جی بالکل، حکومت سندھ نے محکمہ جنگلات میں بھی 17 گریڈ کے افسران کی نئی بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 17 گریڈ کے سب ڈویژنل فارسٹ افسران کی نئی بھرتیاں کی جائیں گی۔ یہ نئی بھرتیاں شہری اور دیہی کوٹے کے تحت کی جائیں گی۔ دیہی کوٹے کے تحت 4 اور شہری کوٹے کے تحت 3 افسران کی بھرتیاں کی جائیں گی۔ 7 افسران کی بھرتیاں سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کی جائیں گے۔ افسران کے لیے عمر کی حد جو ہے 21 سے 28 سال مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ تعلیمی قابلیت BS فارسٹری 2nd ڈویژن کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ملازمت کی خواہش مند امیدواروں کے حوالے سے کہا گیا کہ 5 روز کے اندر ملازمت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، جس کے بعد جو اس پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا آزاد نوریو۔